Hello students. So we have come the last part of this chapter of political science, power sharing, and our last topic is form of power sharing. So let's go to this topic. फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स फॉर्म टाइप्स फॉर्म पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स और किस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है, किन किन तरीक़ों से पावर को शेयर किया जा सकता है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग ये अपने आप में एक ऐसा नया तरीका था जो सारे नोशंस मीन धारणाओं को तोड़ते हुए, उसको अपोज करते हुए सामने आया लोगों के, जो ये मानते थे कि पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। उस समय या बहुत लंबे समय तक लोग यह मानते थे कि पॉलिटिकल पावर को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। और इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए पावर शेयरिंग एक ऐसा नया तरीका बन करके लोगों के सामने आया। बहुत लंबे समय तक लोग यह सोचते थे कि जो जितनी भी पावर्स है गवर्नमेंट की, वो या तो किसी एक पर्सन के पास होनी चाहिए, जैसे कि राजा, डिक्टेटर, ओके, इनके हाथ में चाहिए। ग्रुप ऑफ अ पर्सन मीन्स मंत्री, राजा के साथ काम करने वाले जो रॉयल्स लोग हैं, उनके हाथ में पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ही जगह पावर्स को एकत्रित, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे यकीन करने वाले जो लोग थे, वो ये मानते थे कि पावर सिर्फ सेंट्रलाइज होना चाहिए, सिर्फ एक के पास होना चाहिए। और बहुत लंबे समय तक ये धारणा चलती रही, ठीक। और इन सब धारणाओं को तोड़ते हुए ही पावर शेयरिंग सबके सामने आया। अब पावर जो थी जब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन के पास होती थी, तो लोगों को यह मानते थे, और यह बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल भी है कि लोग ये जानते थे कि अगर पावर एक के पास हो तो डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है और कानून को जल्दी तरीके से लागू किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पावर बट जाएगी तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि जल्दी से डिसीजन लिया जा सके और उस डिसीजन को इन्फोर्स किया जा सके, उसे लागू किया जा सके। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी का नोशन, मतलब धारणा इमर्ज होने लगा, तो लोगों के अंदर बदलाव आने लगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है, यही सिद्धांत है कि लोग ही जो मेन सोर्स है सारे पॉलिटिकल पावर का। क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोगों के ऊपर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोग चुनते हैं, और लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट, मतलब पूरी पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में आ गई? लोगों के हाथ में आ गई। तो डेमोक्रेसी ने एक नया परिवर्तन ले करके आए, एक नया चेंज ले करके आए। और डेमोक्रेसी में लोग ही रूल बनाते हैं, वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट खुद चुनते हैं कि किसका उनको कानून मानना है और किसका नहीं। वे अपने अच्छे के लिए और अपने भले के लिए वो अपनी गांव क्या भला है क्या बुरा है वो खुद जानते हैं, और पॉलिटिकल पावर के जरिए वे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। और एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वही है जो जितने भी डाइवर्स ग्रुप है, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी तबके के, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कोई भी रिलीजन्स को मानने वाले हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी कास्ट के हो, उनका ओपिनियन, उनका व्यूज़ अलग अलग हो, और उन सारे व्यूज़ की वो रिस्पेक्ट कर सके और उसके हिसाब से ही कानून बना सके। यह एक अच्छे डेमोक्रेसी का या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से वो पब्लिक जो पॉलिसीज़ है, जितनी पब्लिक पॉलिसी वो बनाए, वो सारे लोगों की बात सुन करके, समझ करके वो पॉलिसी बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इसी कारण
यह माना जाता है कि डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल पावर्स जो है वो जितना ज़्यादा हो सके सिटीजन्स जितने हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि जो पावर मिली है वो हमें लोगों के द्वारा मिली है। लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना है, तो ये पावर भी चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स को लोगों के द्वारा दी गई है, और ये पावर लोगों के द्वारा ही बंटनी चाहिए, लोगों के में बंटनी चाहिए। ओके, तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंज कैन बी मैनी फॉर्म। नए डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग है वो बहुत से फॉर्म में होता है, पर हम कुछ कॉमन फॉर्म को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे किस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पावर शेयरिंग के पास जाते हैं। द पावर विल शेयर्ड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको उनमें पावर बांट देना, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तीनों के पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास एक समान पावर होना, किसी की पावर किसी से कम ना होना और किसी की पावर किसी से ज़्यादा ना होना। एक समान पावर को बंटने को ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ओके, ये हॉरिजॉन्टल पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को जो अलग अलग लेवल के होते हैं उनको अलग अलग पावर देती है, डिफरेंट पावर्स देती है, पर ये पावर जो है वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इस तरह का पावर शेयरिंग जो है वो किसी को भी अनलिमिटेड पावर हासिल करने के लिए रोकता है। ये इनमें सारे ऑर्गन में एक लिमिटेड पावर होती है, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी लिमिटेड पावर होती है। किसी भी एक ऑर्गन या किसी एक विशेष व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर पहुंचने नहीं देता, ठीक है। और इस ऑर्गन का एक सबसे प्रमुख काम होता है कि वो अदर जो ऑर्गन्स है उसको चेक करता है। कैसे, देखिए इसके बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में हमने लास्ट ईयर में डेमोक्रेसी में पढ़ा भी था। ओके, ये जो चेक करने का पावर है वो पावर को बैलेंस बनाता है वेरियस इंस्टीट्यूशन में। किस तरीके से बनाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स हैं जिसको हम चुनते हैं, ओके, और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनके पास एक्सरसाइज पावर होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके पास सामने होता है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, जिसमें सारे वो लोग होते हैं जो पोजीशंस में होते हैं वो भी और जो अपोजिशंस में होते हैं वो भी। उनको सबको जवाब देना होगा कि वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी रूल एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज़ बनाएंगे वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को जवाब दे रहेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से जज को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, जिसको हमने चुना है। जिन लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको उन लोग जजों को चुनते हैं। और अब इनका काम क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाए हैं है ना, या लेजिस्लेचर जो लॉ बनाया है उसको चेक करना कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। ये काम करता है जुडिशरी। तो ऐसे में तीनों ऑर्गन, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटर जो चुने हुए हैं लोग हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जज लोग, ये तीनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे को चेक भी करते हैं। तो इस तरीके से इस अरेंजमेंट को क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस मेथड। ओके, क्योंकि इसमें एक दूसरे को चेक भी किया जाता है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, और एक दूसरे की कमियों को पूरा करके बैलेंस भी किया जाता है। अगला सेकेंड है पावर शेयरिंग में, सेकेंड है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट एंड गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल।
मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो जनरल गवर्नमेंट है, जो कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वो उनके पास कुछ पावर होना और कुछ पावर प्रोविजनल और रीजनल लेवल के पास होना। पावर को सेंट्रल के पास भी रखना और रीजनल और प्रोविजनल के पास भी रखना। ठीक है। जनरल, जैसे कि हमारी कंट्री में जनरल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, ठीक है, या ज़्यादातर कंट्रियों में क्या कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसको ज़्यादातर कंट्रियों में क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, और इंडिया में क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे एक और गवर्नमेंट होती है जो प्रोविजनल या रीजनल लेवल पे काम करती है। ठीक है। और इसे अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्री में पुकारा जाता है। ठीक है। पर इंडिया में इसे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबके लिए रूल बनाएगी, चाहे वो स्टेट में हो, प्रोविजनल में हो, कोई भी हो, सबके लिए रूल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसे में क्या होता है, पावर जो है वो शेयर नहीं करते, वो सेंट्रलाइज हो जाता है। मतलब कुछ एक बार गवर्नमेंट को चुन लिया गया और जो लोग चुने गए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ गए और वो हर एक के लिए रूल बनाएंगे, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई कास्ट, कोई भी कलर, कोई भी जेंडर का हो। ओके, ठीक है। बहुत सी कंट्रियों में तो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे मैं अभी बता रहा था। इसके अलावा बट इन दोज कंट्री लाइक हमारी कंट्री में बहुत से डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट के। ठीक है। और इसका प्रावधान किस में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बता दिया गया है कि पावर को अलग अलग लेवल पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अभी बता देता हूँ कि इंडिया में अगर कोई सर्वोच्च है तो कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज है। अगर हमारे देश में कोई सुप्रीम है, सबसे ताकतवर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का लिखा गया संविधान, उसके पास सबसे बड़ी ताकत है और वो सबकी रक्षा करता है। ठीक है। सबके राइट्स, सबकी ड्यूटीज़, सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि पावर जो है हमें शेयर करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली है कि डिफरेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। यही काम किसने किया, बेल्जियम में किया और श्रीलंका ने नहीं किया। तो हमने देखा कि बेल्जियम की स्थिति किस तरह सुधार हुई और श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति आ गई। ठीक है। तो दिस डिवीजन को क्या कह सकते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर ही कह सकते हैं। ठीक है। वो चेक एंड बैलेंस था तो इसको क्या कह सकते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। सेम प्रिंसिपल और पावर को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट में लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम म्यूनसिपालिटी या पंचायत सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो डिवीज़न है वो हायर से लोअर लेवल तक जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब थर्ड पॉइंट, इसमें कहा गया है कि पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ भी शेयर किया जा सकता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के आधार पे। जैसे बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना करके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया और ये अरेंजमेंट करी। ठीक है। इन सम कंट्री देयर आर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट whereby social weaker section women are represented in a government। बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिखा गया है कि जो सोशली वीकर सेक्शन है, विमेंस है, ओके, उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन्हें इक्वल चांस दिया जाए अपने देश के लिए कोई रूल बनाने का। लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में विमेंस और वीकर सेक्शन के लिए
स्पेशल प्रोविज़न होना, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं या 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वह है रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी रिज़र्व की जाती है कुछ स्पेशल वीकर सेक्शन और विमेंस के लिए। हमारी कंट्री में तो ये प्रावधान है। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप रहते हो। ऐसी अरेंजमेंट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाती है, वरना क्या होगा, ये सोशल ग्रुप जो है वे अपने आप को क्या सोचने लगेंगे, बाहरी सोचने लगेंगे। ओके, वे सोचेंगे कि हम बाहरी है और गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं रख रही है। ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये उनको फेयर शेयर ऑफ पावर देता है, और इसके बारे में भी हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। इसमें साफ बताया कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और बहुत बड़े आंदोलन, मूवमेंट्स कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक अलग पावर है जो बाहरी तौर पे गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाता है ताकि किसी के ऊपर अन्याय ना हो, और अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय किया जा सके। इन डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पावर। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में आज़ादी का मतलब चुनना होता है। लोगों को चुनाव का अधिकार होना चाहिए। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है तो वो क्या फेयर डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा किसी को चुनने के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, चुनाव का अधिकार होना चाहिए। ये आज़ादी का सही मतलब है कि लोगों को आज़ादी हो, वो चुन सके कि वे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसको चाहते हैं कि उसके हाथ में पावर हो। ओके, तो इस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में कंपटीशन जो है डिफरेंट पार्टी के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ऑप्शंस क्रिएट करता है। ऐसे कंपटीशन में पावर जो होती है वो कभी भी एक हाथ में ज़्यादा समय तक नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, हमने देखा इंडिया में भी कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई, और अब 10 साल होने को हो जाएंगे जब भाजपा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाएगी। तो पावर बदलते जा रहे हैं, किसी एक के हाथ में पावर, पॉलिटिकल पावर बंध के नहीं रहा है। ठीक है, और अगर किसी गवर्नमेंट को लंबे समय तक चलाना है तो पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में और सोशल ग्रुप्स में एक बहुत ही बढ़िया आइडियोलॉजिस्ट है। ये रिप्रेजेंट करती है कंट्री को, ये कंट्री कितनी डेमोक्रेसी है, कि यहाँ पे पावर जो है वो बटी हुई है, किसी एक के हाथ में बंध के नहीं है। ठीक है, और इस तरह का जो पावर शेयरिंग है कभी कभी हमको डायरेक्ट देखने को मिलता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में अलायंस करती है, मतलब जुड़ती है और एक इलेक्शन लड़ती है, और अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन सरकार बनाती है और पावर को आपस में 2 पॉलिटिकल पार्टी बांट लेती है। ये एक पावर शेयरिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इंडिया में 1991 या 90s में इसी तरह की कोलिशन गवर्नमेंट थी, पर ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कमी ये होती है कि ये बिखरी हुई होती है, कभी भी ये स्थायी रूप से लंबे समय तक नहीं चल सकती जब तक कि उन लोगों का कॉमन मोटिव ना हो। अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके अलग अलग मोटिव्स हैं इलेक्शन लड़ने के, और किसी तरीके से इलेक्शन जीतने पे दोनों ने इलेक्शन जीतने के लिए दोनों सहमत हो गए और दोनों साथ में आ गए और इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बाद में उनके मोटिव्स अलग हो गए फिर से, तो ये पार्टी टूट सकती है। इसके बारे में भी हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन डेमोक्रेसी
डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी है जैसे कि ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। किसी देश को सिर्फ नेता नहीं चलाते या एडमिनिस्ट्रेशन या पार्लियामेंट नहीं चलाता, कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं जो किसी देश को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, वे कौन कौन है? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल लेबर्स। ये बड़े तादाद में लोगों में काम करते हैं, उनमें एकजुटता होती है और एक प्रेशर ग्रुप की तरह होते हैं जो डेमोक्रेसी में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट पावर they also will have to share in a democracy power either to participation or in democratic community and bring influence on the decision making of process। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है ये या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के डिसीजन प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर अपनी क्या करेंगे, गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ बनाएंगे और फिर इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा। कोलिशन गवर्नमेंट और इन प्रेशर्स ग्रुप के बारे में हम यूनिट 3 में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक पार्ट और समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ये पोर्शन मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो सके। तो ये पार्ट है खलील दलाइमा। ठीक है, इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपने विक्रम और बेताल की स्टोरी तो सुनी ही होगी कि किस तरीके से विक्रम बेताल को पकड़ता है और फिर बेताल उसको कहानी सुनाता है। तो इसका थोड़ा ये मॉडर्न वर्जन है कि विक्रम जो है वो मोटर बाइक चला रहा था, ठीक है, और बेताल जो है उसके पीठ में चढ़ा हुआ था या पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही वे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगे तो विक्रम सो न जाए कहीं, उसको जगाने के लिए बेताल ने कहानी सुनानी शुरू करी। ये कहानी क्या थी, चलिए पढ़ते हैं। बुरेट एक शहर था जहाँ पे खलील रहा करता था, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स थे वो 2 अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसके पापा ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी या सनातनी या पुराने ख्यालों वाले क्रिश्चियन थे। उसकी मम्मी सुन्नी मुस्लिम थी, ठीक है। ओके, दिस वाज नॉट अनकॉमन इन मॉडर्न टाइम। ये अनकॉमन नहीं है, इंटरकास्ट जो मैरिजेज है वो होती है आज के ज़्यादातर कॉस्मोपॉलिटियन सिटीज़ में, ठीक है। तो और इस क्योंकि यहाँ पे इस जो शहर था इसमें वेरियस कम्युनिटी साथ में रहते थे, ठीक है। ये लिबान कंट्री था और उसका कैपिटल कौन था, बिरेट, ठीक है। और इन सारी कम्युनिटी जो है आपस में इतने कई बार उलझ चुके हैं कि एक बार यहाँ पे सिविल वॉर भी हो चुका है इनके बीच में, जिसमें खलील के अंकल इस सिविल वॉर में मारे गए थे। सिविल वॉर के बारे में ऑलरेडी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो लिबियंस लीडर्स ने सामने से आकर कुछ रूल्स बनाए पावर शेयरिंग के, ताकि देश में शांति हो सके और डिफरेंट कम्युनिटी पीसफुली रह सके। तो उनके रूल के हिसाब से कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, ओके, वो मॉर्नेट सेक्शन का कैथोलिक क्रिश्चियन ही होगा। प्रेसिडेंट का जो पद है वो सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन ही ले सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन खड़े हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान कम्युनिटी के रह सकते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिक्स्ड रहेगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्शन के लिए, और जो स्पीकर्स है वो सुन्नी मुसलमान लोग या सिया मुसलमान जो है वह उनके लिए फिक्स रहेगा। तो इस तरह का पैक किया गया जिसमें क्रिश्चियंस है ना कभी भी आगे जाके फ्रांस से प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, और ना ही मुस्लिम ये इस चीज़ के लिए एग्री होंगे कि वो अपने नेबर्स सीरिया में यूनिफाई हो सकें, ठीक है। इस तरह का एक पैक बना लिया गया। इसके बाद जो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग थे वो इस एग्रीमेंट में साइन कर दिए और
जो कि उस समय इक्वल पॉपुलेशंस में थे। ठीक है, आगे चलते चलते ये देखा गया कि मुस्लिम लोग हैं वो क्लियरली मेजोरिटीज़ में आ गए। कहाँ पे? लिबिया में, लिबॉन में। ओके, खलील जो था उसको ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक पॉपुलर पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एम्बिशियस था, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर था। लोगों के बीच में उसका रुझान बहुत ज़्यादा था, लोग उसे पसंद करते थे, वो फेवरेट लीडर था। पर वो इस सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम में उसको टॉप मोस्ट पोजीशन में कभी नहीं पहुंच सकता था। क्यों नहीं पहुंच सकता? वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, क्योंकि उसके पापा कौन थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और उसकी मम्मी सुन्नी मुस्लिम थी। तो वो कभी टॉप मोस्ट पोजीशन में नहीं पहुंच सकता। टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए उसे एक कैथोलिक क्रिश्चियन होना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस थी वो ना तो अपने पिता का और ना ही माता का, दोनों का रिलीजन को मान के भी ऊपर नहीं पहुंच सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो दोनों का रिलीजन मानता भी नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल सेक्युलर था। वो समझ नहीं पाए कि लिबन्स जो थे वो किस तरीके से इस नॉर्मल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वो क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठा रहे, बदलाव लाना क्यों नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते कि लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए सब। वो चाहता था कि एक प्रॉपर इलेक्शन हो, और इलेक्शन में सारे कंटेस्टेंट खड़े हो, और जिसको मैक्सिमम वोट मिले वही आगे जाके क्या बने? प्रेसिडेंट बने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। और इस तरह की चीज़ें क्यों लागू नहीं की जा सकती लेबॉन्स में? ठीक है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में तो ऐसे ही होता है। इसी को उन लोग, बाकी कंट्री वाले क्या मानते हैं? डेमोक्रेसी मानते हैं। पर जो उसके बड़े थे, उन्होंने बहुत ही खून खराबा देखा था सिविल वॉर में। ठीक है, और वो जानते थे कि जो आज का प्रेजेंट सिस्टम है वो एक बहुत बड़ी गारंटी है पीस की, शांति आज जो लिबन्स में है और लोग अच्छे से रह पा रहे, वो इसी कारण क्योंकि इस तरह का पैक किया गया है। अगर नॉर्मल डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे वो नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह की स्टोरी सुनाते सुनाते जैसे ही वे टीवी टावर के पास पहुँचे, मतलब विक्रम और वेताल टीवी टावर के पहुँचे, वेताल ने तुरंत अपना क्वेश्चन विक्रम से किया। उन्होंने कहा, इफ़ यू हैड अ पावर टू रीराइट द रूल इन लिबन्स, व्हाट वुड यू डू? अगर तुम्हारे पास पावर होगी लिबन्स के रूल को फिर से लिखने के लिए, तो तुम क्या करोगे? वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, और एज खलील सजेस्ट, क्या तुम वैसे ही रूल लिखोगे जैसे रेगुलर रूल ऑलरेडी चलता रहा लिबन्स में, या फिर खलील के अकॉर्डिंग तुम बदलाव लाओगे? ठीक है, और तो अब तुम बताओ, क्या तुम ओल्ड रूल में मतलब ओल्ड रूल को ही मानोगे, या फिर कुछ नया बदलाव लाने की कोशिश करोगे? तो वेताल ने आपको क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपके पास इसका अगर आंसर है, इफ़ यू हैव आंसर इन योर माइंड, तो आप चुप नहीं, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं कि खलील जो है वो रूल बदले, या पुराना जो रूल चलता है उसी के हिसाब से चले। अगर आप विक्रम होते तो आप क्या करते? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।